नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में एक चरण में कराया जाएगा मतदान। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में 3 चरणों में कराए जाएंगे मतदान। बता दें कि 23 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी की 9 सीटों पर भी ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग की ओर से। 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। साथ ही यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टल गया है। तो वहीं उत्तराखंड की एक सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से सभी को इंतजार था तारीखों के ऐलानों का, हालांकि जो पार्टियां थी वो पहले से ही पूरी तैयारियों में जुटी हुई थी चुनाव को लेकर। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ओर से ऐलान भी कर दिया गया तारीखों का। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर किस पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी को उतारा जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही बता दें कि यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने बीते रविवार को भी बैठक की, जिसमें लगातार चर्चा की गई नामों को लेकर। और अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है चुनावी तारीखों का, जिनमें से महाराष्ट्र और साथ ही साथ झारखंड में मतदान होगा, उसके लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड की एक सीट पर भी तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया तारीखों का। तो वहीं मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव टल गया है। साथ ही यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा दी है। ऐलान होना हालांकि बाकी है। रविवार की शाम दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल रहे थे। अब ऐसे में तैयारियों में हर पार्टी जुट गई है। पहले से ही जो मैदान में कवायद शुरू हो गई थी, अब ऐसे में तारीखों का ऐलान भी हो गया है, जिसका इंतजार सभी को था। अब बीजेपी जो है वो 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो गया। अधिकांश सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी और ऐसे में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट गठबंधन में रालोद को दी जाएगी। ये सीट इससे पहले भी रालोद के पास ही थी और निषाद पार्टी को सीधे तौर पर कोई सीट नहीं मिलेगी। भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के उपचुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन यहाँ मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी चुनाव टाल दिया है। तो वहीं यूपी सरकार और संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है और ये कहते हुए भी दावा करते हुए नजर आ रही है बीजेपी सरकार के उपचुनाव में ज्यादातर सीटें बीजेपी ही जीतेगी। ऐसे में अब संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब देखने वाली बात होगी संजय निषाद को किस तरह मनाने में पार्टी कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि सरकार में बीजेपी के सहयोग निषाद पार्टी की ओर से कटहरी और मझवा सीट मांगी जा रही है। लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का तर्क है कि विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें गठबंधन में उन्हीं की पार्टी को मिली थी, लिहाजा गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीजेपी को उपचुनाव में दोनों सीटें निषाद पार्टी को देनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी हाईकमान क्या फैसला लेता है, कौन सी सीट निषाद पार्टी को जाती है और कौन सी सीट आरएलडी को जाती है। और इसी के साथ ही अब तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से भी 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में 4 सीटों पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। देखने वाली बात होगी कि क्या 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से किया गया, उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ी दोनों पार्टियां। अब उपचुनाव में भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सीटों को लेकर बात बन पाती है दोनों ही पार्टियों में। अब ऐसे में दावेदार भी दिल्ली की दौड़ लगाना शुरू कर दिया दावेदारों ने। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, करहल, गाजियाबाद, मझवा और कुंदरकी, खैर और सीसामऊ से टिकट के लिए दावेदार भी
दिल्ली की दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी पीयूष पांडे प्रयागराज से जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर, और इसी के साथ ही अयोध्या से भी हमारे सहयोगी आकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही पीयूष, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है जिसका सभी को इंतजार था, अब कितनी बड़ी चुनौती पार्टियों के लिए बनी हुई है सीट बंटवारे को लेकर, प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, हालांकि इंडिया गठबंधन जो था वो अपने प्रत्याशी उतारना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। मुश्तबा सिद्दीकी जो है वो लगातार यहाँ से 3 बार से विधायक रहे हैं बसपा कार्यकाल में। उसके साथ ही साथ जब अभी इस बार प्रवीण पटेल से उनकी टक्कर हुई थी तो उसमें मात्र 3000 वोटों से ही वो हारे थे। तो ऐसे में वो एक प्रबल दावेदार थे जिनको लेकर वो 2020 में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के साथ ही साथ उनको बकायदा टिकट दिया गया था, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन इस बार उस चुनाव में फिर से उनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और वो लगातार 4-5 महीने पहले से ही इसकी जो है तैयारी कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वहां पर काफी डिसाइडिंग फैक्टर है फूलपुर में। उसको लेकर जिस तरह से मुश्तबा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, उसको देखकर यही लगता है कि वाकई में यहाँ पर जो है एक कांटे की टक्कर होने वाली है। और जिस तरह से वो इतने गद्दावर नेता हैं, पुराने समय से रहे हैं और समाजवादी पार्टी में अभी आए हैं, लेकिन पहले बसपा में रहते हुए भी उन्होंने काफी अच्छा जीत दर्ज की थी फूलपुर से ही। तो उसको लेकर ये दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से वो अभी जो है आयोग चुनाव में आकर किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि निश्चित ही जो है वो जीत उनकी झोली में ही जाने वाली है। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, लेकिन यहाँ चुनाव टाल दिया गया है। चलिए ठीक है आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सभी की निगाहें बनी हुई थी आकाश, लेकिन इस पर चुनाव टाल दिया गया है। बिल्कुल पूनम, बता दो कि जिस तरीके से मिल्कीपुर सुरक्षित सीट को लेकर जहां पर जो है पक्ष और विपक्ष दोनों का ये था कि यहाँ जल्दी से चुनाव होगा और जल्दी से, यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, उसने अपने पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इस सीट से जो है कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है इस सीट को लेकर बहुत ज्यादा जो है उत्साहित थे, बहुत ज्यादा जो है इस पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं झटका लगा है जब चुनाव आयोग ने जो इस सीट को डिक्लेयर नहीं किया है चुनाव तिथि। हालांकि जो है जो माना जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं इस तिथि को जो है घोषित किया गया है, तो उसको लेकर 2022 में जो यहाँ पर मिल्कीपुर के जो पूर्व विधायक थे बाबा गोरखनाथ, उन्होंने एक रिट याचिका दायर की थी लखनऊ खंडपीठ में, हाईकोर्ट में। तो उसको लेकर जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ की जो सीट है उसको अभी तिथियों को घोषित नहीं किया है। पूनम चलिए ठीक है विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे विकास जी से दोबारा जुड़ने की, क्योंकि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष, तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में अब सभी जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, वो दिल्ली की दौड़ लगाना उन्होंने शुरू कर दी है और सभी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। जी पूनम, निश्चित देखिए, जिस तरह बीजेपी ने अभी अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, इसको लेकर जो नेता है वो दौड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ बसपा जो है वो भी, चूंकि उसके भी कैंडिडेट इस बार उतार रही है, तो उसके भी जो कैंडिडेट है वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी से किसको वहां पे टिकट दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी वहां से चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में सीट काफी महत्वपूर्ण और हॉट सीट मानी जाती है, जो कि एक तरह से बीजेपी का जो है प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है यह सीट। ऐसे में वो किस तरह के कैंडिडेट को उतारेंगे, क्योंकि देखिए पूनम, आपको बता दें जहां पर मुस्लिम वोट। चलिए ठीक है, लौटेंगे विकास आपके पास पीयूष, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां मिल्कीपुर सीट पर टला विधानसभा उपचुनाव। बड़ा अपडेट, आयोग के फैसले पर सपा बीजेपी में सियासी संग्राम तय है। यूपी, राजस्थान समेत 15 राज्यों की 47 सीटों पर उपचुनाव होना है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर हालांकि विधानसभा उपचुनाव टाल दिया गया है।
अब ऐसे में यूपी, राजस्थान समेत 15 राज्यों की 47 सीटों पर 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लगातार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी अब होना बाकी है और सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी की ओर से किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। ऐसे में जो दावेदार हैं वो भी दिल्ली की दौड़ लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है और लगातार हाईकमान ने हालांकि पहले ही फैसला ले लिया था, अब बाकी है तो सिर्फ नामों का ऐलान। बता दें कि सभी को इंतजार था इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इसी के साथ ही चुनावी तारीखों के ऐलान का, लेकिन ऐलान हो चुका है। अब प्रत्याशियों के नाम की बारी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की ओर से 9 सीटों पर कौन से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। एक बार फिर से लौटेंगे हम अपने सहयोगी के पास। लगातार चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया पीयूष, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब लोगों को मनाने में जुटे हुए हाईकमान जो है, केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दे दी गई है निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको मनाने की, और इसी के साथ ही अब धीरे धीरे जैसे जैसे तारीखों नाम का ऐलान होगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो भी देखने को मिलेगी। पीयूष, देखिए एक तो समय बहुत कम है, जिस तरह से 13 तारीख को नवंबर को ही चुनाव पड़ने हैं, उसके साथ ही साथ 25 अक्टूबर तक नामांकन करना है लोगों को, तो ऐसे में समय बहुत कम है। किसी तरह की नाराजगी कोई भी पार्टी किसी की नहीं झेल सकती है, क्योंकि नाराजगी बहुत भारी पड़ने वाली है उपचुनाव में। जिस तरह से निषाद राज की पार्टी जो है वो नाराज है, उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य को जो दायित्व दिया गया है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि अगर वहां पे जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में निषाद की भी काफी अच्छा वहां पे शेयर है, वोट शेयर है। अगर एक तरह से वो नाराज हो गए और या अगर वो शांत बैठ गए या उन्होंने खुले मन से समर्थन नहीं किया तो हो सकता है इससे बीजेपी को वहां पर घाटा हो, जिसको लेकर बीजेपी हाई कमान जो है वो काफी इसको देखकर चिंतित है। उसको लेकर बाकायदा प्लान बनाया गया है और हो सकता है कि निषाद राज को मना लिया जाए, इनकी पार्टी को, और मनाकर इनको भी समर्थन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम, निषाद राज और एससी ये 3 डिसाइडिंग फैक्टर हैं इस फूलपुर सीट पे, जिसको लेकर मुस्लिम कैंडिडेट का भी नाम चर्चा में है कि हो सकता है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही यहाँ पर टिकट दिया जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले 1-2 दिनों में किस तरह के नाम ऐलान होते हैं और क्या जो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है मुस्लिम वोट, क्या उस तरह के कैंडिडेट को ही बीजेपी यहाँ उतारती है या वाकई में जिस तरह से और भी नाम सामने चल रहे हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के या मेयर है इनका नाम भी चल रहा है, ऐसे किसी को वहाँ से मौका दिया जाता है। जी पूनम, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पीयूष लगातार देखना ये होगा कि किसको कहाँ से मौका दिया जाता है, एक भी बड़ी बात है देखने वाली। और इसी के साथ ही अंबेडकर नगर से हमारे साथ बिल्कुल पीयूष, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी हालांकि 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी की राह आसान है, लेकिन 2 जो सीट हैं करहल और कुंदर की, इन पर कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से चक्रव्यूह भेद पाना बड़ा मुश्किल होगा। निश्चित देखिए आसान नहीं होगा, पहले तो अपने कार्यों को सिद्ध करना होगा। जिस तरह से उपचुनाव है लगातार बीजेपी की सरकार, चलिए ठीक है, लौटेंगे पीयूष आपके पास। इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहाँ यूपी में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी। उत्तर प्रदेश में मायावती अकेले चुनाव लड़ने का मायावती ने ऐलान कर दिया। इससे पहले भी 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और एक बार फिर से उपचुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से कर दिया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, बता दें कि तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान कर दिया अकेले मैदान में उतरने का। तो जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, हालांकि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। अभी मिल्कीपुर सीट जो है वो उस पर उपचुनाव टल गया है, लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेले मैदान में उतरने का ऐलान बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से कर दिया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। यूपी में मायावती ने अकेले उपचुनावों को लेकर लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ लगातार, क्योंकि वो इससे पहले भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने किया था और इस बार भी अब वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, सभी 9 सीटों पर
अकेले प्रत्याशी उतारेंगे, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और मायावती ने चुनाव का स्वागत किया है। चुनाव आयोग का यूपी में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अकेले ही 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो बड़ा अपडेट बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया चुनावी तारीखों का। आकाश, बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा, तो इसी के साथ ही विकास के पास मैं आना चाहूंगी। विकास, क्योंकि इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने किया था लोकसभा 2024 में। एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर भी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, अकेले मैदान में प्रत्याशी उतारेंगे। पूनम जी, मैं बता किस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश। हालांकि बहुत लंबा अरसा हो गया है क्योंकि राजनीति में उतना दमखम नहीं दिखाया, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा है। अब वही रिदम में जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से उम्मीद नहीं की जा रही थी, वो इतनी बड़ी जीत दर्ज की। और जहाँ तक भी अगर कहो तो बीजेपी को काफी पछाड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी का बसपा सुप्रीमो है मायावती, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है एक बार तो फिर वो वक्त आ गया है जब पता चल रहा है कि सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही है। तो वहीं उनको भी लगता है कि पार्टी फिर गद्दारी के सामने आती है तो उत्तर प्रदेश में फिर से उभर के पार्टी आएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, तो उन पर इसीलिए प्रत्याशी वो अपना पर्सनली उतार रही है, किसी से गठबंधन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका भी बहुत असर पड़े। कहीं ना कहीं जिस चलिए ठीक है विकास, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। नूर आलम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अंबेडकर नगर में कितनी बड़ी चुनौती किस किस पार्टी के लिए बनी हुई है? उधर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कटेरी विधानसभा है, बहुत ही अहम मान रही इस बार भाजपा, क्योंकि यहाँ से लगातार भाजपा 1992 में जीती थी, उसके बाद भाजपा कभी जीत नहीं पाई। लेकिन इस बार जो उपचुनाव होने हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 विधानसभा, आपको बता दूं कि कटेहरी और मिलगीपुर, ये 2 विधानसभा ऐसी है जिसकी जिम्मेदारी खुद यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उठाई है। तो बहुत बड़ा दिलचस्प, बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं आपको कि ये कटेहरी विधानसभा खाली हुई है। यहाँ की विधायक थे समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, जिन्होंने ये सीट छोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की। तो बसपा जो कभी उपचुनाव में नहीं आती थी, बहुत पहले ही उसने अपना जो उम्मीदवार घोषित कर दिया था। और 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा बची हुई है जो अपने उम्मीदवार की तलाश में है। कहीं ना कहीं यहाँ के नेता जो है वो बड़े लीडरों की घोषणा पर अभी भी आस लगाए पड़े हुए। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा जो भाजपा के लिए इस बार बहुत अहम मानी जा रही है, तो भाजपा इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 1992 का इतिहास इस बार भाजपा दोहराना चाहेगी। जी पूनम, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अयोध्या में अभी चुनाव टल गया है मिल्कीपुर सीट को लेकर, लेकिन फिर भी 9 सीटों पर चुनाव होने और इसको लेकर प्रत्याशी उतारना एक बड़ी चुनौती बीजेपी की ओर से बनी हुई है। बहुत सोच समझकर प्रत्याशी यहाँ बीजेपी की ओर से उतारे जाएंगे मैदान में। हाँ बिल्कुल पूनम, बता दो कि जिस तरीके से जो है अयोध्या की जो है विधानसभा से सुरक्षित मिल्कीपुर थे, इसमें हलांग जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब यहाँ से अवधेश प्रसाद जीते और वो सांसद हो गए तो ये सीट जब रिक्त हुई तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है भाजपा को एक था कि हाँ इससे जो है हम भरपाई कर लेंगे। जो जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक शुरू हुई थी, जिस तरीके से लोगों का जो है विरोध शुरू हुआ था, जिस तरीके से लोगों का सहना शुरू हुआ था, तो इस सीट को हालांकि बीजेपी ने अपनी जो है सीट समझकर जो है इस पर कई बार जो है मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर सभा की, लेकिन हालांकि अब जो है यहाँ से जो डिक्लेयर नहीं हुई स्थिति उसको लेकर जो है अब एक यहाँ पर जो है अब बहस मुबाहिसों का दौर शुरू होगा और इस पर जो है चिंतन मनन किया जाएगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी भाजपा के लिए भी, सपा के लिए भी और बसपा के लिए भी। अगर कांग्रेस भी यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारने की कवायद में जुटी हुई है। पूनम, चलिए ठीक है नूर आलम जी और साथी पीयूष और विकास,
और साथ ही साथ आकाश, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में भी लगातार उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। इसे लेकर अब प्रत्याशी उतारने की कवायद में हर पार्टी जुट गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से 6 प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। बसपा की ओर से 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सीटों पर किन किन नामों का ऐलान करती है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।